नासा वालों को एक दिन पता चलता है कि किसी अननोन क्रिएचर ने मून के 70% हिस्से को बर्बाद कर दिया है और उसके तरफ से मैसेज आता है कि वो 1 साल के अंदर अर्थ को भी बर्बाद कर देगा। मिलिट्री डिपार्टमेंट से सबसे काबिल ऑफिसर तदामी करासुमा उस क्रिएचर को अलाउ करते हैं एक स्कूल के क्लास 3E में पढ़ाने के लिए और क्लास के बच्चों को स्पेशली डिजाइन गन्स एंड बुलेट्स दी जाती है जिससे वो इस क्रिएचर को मार सके और अगर वो ऐसा अपने ग्रेजुएशन से पहले कर लेते हैं तो उन्हें 10 बिलियन येन का प्राइज दिया जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है जापान के एक स्कूल के क्लास 3E से, जहां स्टूडेंट्स उदास होकर बैठे अपने क्लास टीचर का वेट कर रहे थे। तभी टीचर स्कूल के ग्राउंड में उतरते हैं और बच्चे उनके वेलकम के लिए रेडी होते हैं। जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं, मॉनिटर के एक इशारे पे सभी स्टूडेंट्स उन पे गोलियों की बौछार कर देते हैं। तो हमारे सरकारी स्कूल में होता था। खैर, वो टीचर ना सिर्फ उनकी सारी बुलेट्स को अपनी स्पीड से डॉज करते हैं, बल्कि इसी बीच वो सभी की हाजिरी भी बना लेते हैं और इस बात से खुश होते हैं कि चलो आज कोई लेट नहीं है। इधर बच्चों की हालत खराब थी लगातार 10 मिनट से उन पे फायरिंग करने से। टीचर कहते हैं, तुम लोग इतने स्लो रहोगे तो कैसे मुझे मार पाओगे? तुम लोगों में और एग्रेशन और अंदर डिस्ट्रक्शंस की भावना होनी चाहिए। तभी उनमें से एक बच्चा कहता है, क्या सर, ये मिलिट्री वालों की दी गई बंदूक और गोली ही नकली है, वरना एक गोली तो आपको लगी ही होगी ना सर। टीचर सामने से एक लड़की से बंदूक लेके कहते हैं कि ये बीबी गन्स स्पेशली मेरे टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही बनाया गया है, जिससे मेरी स्पीड कम हो जाए। इतना कह के वो अपने टेंटिकल्स पे उससे फायर करते हैं और कहते हैं, हाँ वो बात अलग है कि मैं इन्हें फिर से रीजनरेट कर लेता हूँ। इसके बाद वो अपने गुब्बारे जैसे मुंह को रंगीन करके मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उम्मीद है तुम मुझे अपने ग्रेजुएशन से पहले मार पाओ। चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, एक बात और कि इन बुलेट्स को एक दूसरे पे यूज मत करना। थोड़ी देर बाद जब वो क्रिएचर टीचर पढ़ा रहे होते हैं, नगीसा जो क्लास मॉनिटर है, जिसका लुक थोड़े लड़की की तरह है, बाहर टूटे हुए चांद को देख याद करता है कुछ दिन पहले की बात जब ये सब शुरू हुआ था। टेलीविजन रेडियो पे सभी जगह सिर्फ एक ही न्यूज चल रही थी कि किसी एलियन ने मून के 70% सरफेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसने 1 साल के अंदर अर्थ को भी डिस्ट्रॉय करने की वार्निंग दी है। इसी के कुछ दिन बाद मिलिट्री इंचार्ज उस क्रिएचर के साथ क्लास 3E में आते हैं और हमें उस क्रिएचर से इंट्रोड्यूस करवा के उसके 1 साल के दी वार्निंग के बारे में बताते हैं और ये भी कि उसी ने चूज किया है टीचर बन के हमें पढ़ाना। मिलिट्री वाले भी मान जाते हैं क्योंकि इससे उन्हें इस क्रिएचर पे नजर रखना आसान होगा और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि पूरे 30 स्टूडेंट्स के पास हर सेकेंड मौका रहेगा उसे खत्म करने का और अगर हमने ऐसा कर दिया तो पूरे 10 बिलियन येन रिवॉर्ड दिया जाएगा, क्योंकि ये पूरे दुनिया को बचाने की बात है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और टीचर कहते हैं कि लंच का टाइम हो गया, तो वो बच्चों को कहते हैं कि तुम लोग खाना खाओ, मैं चाइना से टोफू लेने जा रहा हूँ। और बच्चे समझ जाते हैं कि ये 10 मिनट में आ जाएंगे। नगीसा को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। एक इतना खतरनाक क्रिएचर जो सभी को उनके मार्क्स बढ़ाने में मदद कर रहा है, तब भी जब इसी बीच कोई सडनली अटैक भी कर देता है। पर तभी वो सोचता है कि ये तो 3E है, यहाँ तो सब लूजर भरे पड़े हैं, कोई क्या ही ऐसे क्रिएचर को मार सकता है। एक दिन नगीसा के क्लास के कुछ बच्चे उसके पास प्लान लेके आते हैं। उन्हें पता था कि नगीसा टीचर के फीलिंग्स के अनुसार बदलते चेहरे के कलर को नोट करता आ रहा है, इसलिए उसके लिए ये काम कब करना चाहिए पता होगा। प्लान के अनुसार जब टीचर पिंक होके यानी रिलैक्स होके बैठे थे, नगीसा उठ के बुक लेके उनसे डाउट पूछने के बहाने बुक के पीछे चाकू लेके जाता है, पर उसके हमला करने से पहले ही टीचर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम बच्चों को कुछ हटके सोचना चाहिए। हालांकि वो चाकू बस एक डिस्ट्रैक्शन था और नगीसा टीचर की तरफ गिर जाता है, जिसके गले में एक ग्रेनेड था। हाँ, इन्होंने एक सुसाइडल प्लान डिसाइड किया था और जैसे ही वो गिरता है, वो बच्चे जिन्होंने यह प्लान बनाया था उसे एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के पास आके वो लड़का कहता है, हमने ग्रेनेड में बीबी बुलेट्स डाल रखे थे जिससे आपका काम तमाम हो जाए टीचर। तभी हम देखते हैं नगीसा एक कवर से बाहर निकलता है और टीचर ऊपर छत से लटके हुए काफी गुस्से में लग रहे थे। इसलिए नहीं कि उन्होंने सरप्राइज अटैक किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने इस अटैक में नगीसा की सेफ्टी नहीं देखी। टीचर इतना गुस्सा थे इस बात से कि वो 1 सेकंड में जाके सभी के घर के नेम प्लेट लाके वार्न करते हैं कि आगे से अगर किसी ने भी खुद को चोट पहुंचा के मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उसकी फैमिली को खत्म कर दूंगा। खैर, थोड़ी देर में टीचर शांत होकर नगीसा को शाबाशी भी देते हैं इतने बहादुरी वाले प्लान को अंजाम देने के लिए, लेकिन साथ में ये भी बताते हैं कि एक असैसिन खुद के जान को कभी खतरे में नहीं डालता। मिशन फेल हो जाए कोई बात नहीं, उसके लिए असैसिन गो टू हेल नहीं होना चाहिए। इसी के साथ बच्चों ने इस टीचर का नाम रख दिया कोरो सेंसाई, यानी कभी न मरने वाला टीचर। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद। कोरो सेंसाई बगीचे में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे।
पेड़ के पीछे से नगीसा और एक लड़का सुगीना हाथ में बेसबॉल लिए थे जिसमें उन्होंने बीबी बुलेट्स अटैच्ड कर रखा था। सुगीना फिर उसे पूरी ताकत के साथ कोड़ो की तरफ फेंकता है। कोड़ो उन छोरों के पीछे से आके कहते हैं, अच्छा प्लान था, पर तुम्हारे बॉल इतनी स्लो आ रही थी मेरी तरफ कि तब तक मैं जाके स्पोर्ट्स रूम से ग्लव्स भी लेके आ गया। ये सुन सुगीना का तो भौचक्का निकल गया। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। क्लासरूम में कोड़ो अपने स्टूडेंट्स को CW बुलाने बोलते हैं और कहते हैं, तब तक मैं न्यूयॉर्क में चल रहे बेसबॉल मैच को देख के आया। इनके एब्सेंस में मिलिट्री इंचार्ज तदामी करासुमा बच्चों से इंटरव्यू लेने आते हैं कि क्या कुछ ऐसा कोई तरीका मिला या पता चला जिससे तुम लोग उसे खत्म कर पाओ, पर सभी बच्चों का यही कहना था कि हमसे ना हो पाएगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। सुगीना अपना लंच लेके खाने बैठा था, तभी कोड़ो सेंसाई उसके पास उसका बॉल देते हुए पूछते हैं, वैसे तुम्हारा थ्रो तो बिल्कुल सटीक निशाने पे था, बेसबॉल खेलते हो क्या, किस टीम से? सुगीना कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि मेरी बॉल पिचिंग काफी स्लो है और सिंपल भी। इसी वजह से मैं पहले डिप्रेस्ड रहता था और पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देता, जिस वजह से मेरे ग्रेड्स कम आने लगे और मुझे क्लास E में डाल दिया गया। और अब तो मुझे कोई अपने टीम में भी नहीं रखना चाहता, क्योंकि मुझे यहाँ ग्रेड सुधारने के लिए डाला गया है। इधर नगीसा उनको बातें करते देखता है और बाहर आता है, पर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वो देखता है कि कोड़ो सेंसाई सुगीना को अपने टेंटिकल्स में फंसा के गोल गोल घुमा रहे थे। फिर वो सुगीना को नीचे उतार बताते हैं कि मैंने तुम्हें कल बेसबॉल के प्रोफेशनल प्लेयर अरीता की तरह प्रैक्टिस करते देखा। मैं तुमसे ऐसा करने से मना करूंगा, क्योंकि वो तुम्हारे शोल्डर कहीं से भी अरीता जितने स्ट्रांग नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये देखो, मैं कल ही उसके शरीर को एग्जामिन करके आया हूँ। सुगीना को उदास देख नगीसा कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, पर तभी कोड़ो सुगीना के हाथों को पकड़ कहते हैं, पर सुगीना के कलाई और एल्बो अरीता से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, जो उसकी मदद कर सकते हैं अरीता को भी पीछे छोड़ने में, अगर वो इस बात को ध्यान में रख के मेहनत करे तो। इतना कह के कोड़ो वहां से जाने लगते हैं तो नगीसा अपने दोस्त के चेहरे पे मुस्कुराहट देखता है और फिर कोड़ो को रुकवाकर पूछता है कि कोड़ो सेंसाई, आप इतने अच्छे टीचर कैसे बने? कोड़ो कहते हैं, क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था, और दूसरी बात ये कि मैं अपने काम को बहुत सीरियसली लेता हूँ, तभी तो मैं अरीता की बॉडी को एग्जामिन करने खुद पर्सनली न्यूयॉर्क गया था। दिन बीतते हैं और नगीसा नोटिस करता है सुगीना ने अपने पिचिंग काफी फास्ट कर ली है, और इससे अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है फिर से ना सिर्फ बेसबॉल खेलने का बल्कि कोड़ो को भी एसेसिनेट करने का। और उसकी बातें सुन कोड़ो सेंसाई कहते हैं, अच्छा लगा तुम्हारा दूसरा वाला कॉन्फिडेंस सुन के। इधर तदामी करासुमा एकेडमी के प्रिंसिपल के पास आता है और बताता है कि आज से मैं क्लास 3E में फिजिकल टीचर बन के जा रहा हूँ। और जब वो निकल रहा होता है, कुछ बच्चों से बात करते सुनता है क्लास 3E के बारे में कि वो निहायत ही बेवकूफ और कामचोर होते हैं 3E वाले, और जो भी एकेडमी के रूल्स को फॉलो नहीं करता उसके लिए तो पनिशमेंट है क्लास 3E। और हमें पता चलता है कि ये एकेडमी का स्ट्रक्चर कॉम्पिटिटिव और एफर्ट्स के अनुसार बच्चों में भेदभाव रखता है। खैर, जब करासुमा एज अ न्यू जिम टीचर स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि बच्चे पेड़ पे उल्टा लटके कोड़ो सेंसाई पे निशाना लगा रहे थे, और कोड़ो सेंसाई भी सभी को बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ खुद को टारगेट करने के लिए तरीके बता रहे थे। यहाँ तदामी ये देख के हैरान था कि ये बच्चे कितने खुश लग रहे हैं ये सीखते हुए कि कैसे किसी को टेक डाउन किया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंसिपल को, जो कोड़ो के बारे में एक स्टूडेंट को बता रहा होता है जिसका ट्रांसफर क्लास 3E में हो गया था। स्कूल में जिम की ट्रेनिंग को भी कोड़ो सेंसाई ही बच्चों को दे रहे थे, तो तदामी आके कहता है कि मैं क्या यहाँ वेकेशन पे आया हूँ, तुम सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स पे ध्यान दो, अब जाओ यहाँ से, मुझे मेरा क्लास लेने दो। और कोड़ो दूर बैठ के फिर मिट्टी के टीले बना के खेलने लगते हैं। इधर बच्चे भी करासुमा से कह रहे होते हैं कि सही है सर कि आप PT क्लास ले रहे हैं, वो तो हमें ऐसे ऐसे हाथ पैर करने बोलते हैं कि हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था। तदामी कहते हैं कि इसके अलावा भी मेरे पास सिखाने के लिए तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी है। ये सुन बच्चे काफी एक्साइटेड होते हैं सीखने के लिए। क्लास खत्म होता है, पर नगीसा नोटिस करता है एक बंदा कर्मा को, जो न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। कर्मा आके कोड़ो सेंसाई से कहता है कि आपके बारे में सुना है मैंने, और हाथ मिलाने आगे बढ़ता है। कोड़ो भी उसे फ्रेंडली हाथ मिलाते हैं, पर तभी उनके टेंटिकल्स टूट के गिर जाते हैं, क्योंकि कर्मा ने अपने हाथों में एंटी कोड़ो मटेरियल्स लगा रखे थे। फिर वो कोड़ो सेंसाई के मुंह के पास जाके चिढ़ाने लगता है, और सर हवा निकल गई, अभी देखिए अभी अभी तो मैं आया हूँ, कैसे आपकी बत्ती गुल करता हूँ। और सभी बच्चे देख के हैरान थे कि इसने कैसे कोड़ो सेंसाई को अपने जाल में फंसा लिया। नगीसा बताता है कर्मा के बारे में कि वो कितना हरामी लड़का है, उसके क्लास में वायलेंस की वजह से ही उसका ट्रांसफर 3E में हुआ होगा। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां बच्चे नोटिस करते हैं कि कैसे कल के इंसिडेंट की वजह से कोड़ो सेंसाई एक बच्चे की तरह उदास होकर क्लास ले रहे थे। तभी पीछे बैठा कर्मा आइसक्रीम निकाल के खाने लगता है। कोड़ो का ध्यान उस पर जाता है तो वो देख के समझ जाते हैं कि ये तो वही आइसक्रीम है जो मैंने अपने लिए इटली से लाया था।
वो उसे रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, पर एक बार फिर से उसकी बिछाई जाल में फंस जाते हैं और अपना टेंटेकल्स गंवा देते हैं। और कर्मा यहाँ फिर से उनके ऊपर आइसक्रीम गिरा के उनका मजाक बनाता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन के क्लास में, जहाँ कोरो एंटर करते ही स्टूडेंट्स की उदास भरी चेहरे को देखते हैं। सभी का ध्यान टेबल पे पड़े मरे हुए ऑक्टोपस पे था। कोरो भी ये देख के समझ जाते हैं कि ये कर्मा का ही काम है। तभी कर्मा पीछे से उठ के कहता है, पहले मैं तेरे स्पिरिट को मारूंगा टीचर, फिर तुझे। पर यहाँ पे सेंसाई उसको दिखाते हैं कि क्यों उन्हें बच्चों ने नाम दिया है कोरो। फिर वो अपने टेंटिकल्स को ड्रिलिंग मशीन की तरह यूज करके मिसाइल तोप मंगा करके और न जाने क्या क्या कर्मा के सामने खुद पे अटैक करके दिखाते हैं, जो देख के कर्मा को कोरो को मारने का वहम दूर हो जाता है। क्लास के बाद नगीसा कर्मा से पहाड़ी पे मिलने आता है और उसे बताता है कि कोरो सेंसाई को मारना इतना आसान नहीं है, वो भी खास करके तुम्हारे अकेले के लिए। यहाँ कर्मा एक फ्लैशबैक को सोच रहा होता है अपने एक टीचर के बारे में। तभी यहाँ कोरो आते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि मैं तुम जैसा एक स्टूडेंट कब से ढूंढ रहा था। तभी कर्मा अपने आखिरी चाल चलता है कोरो को मारने का। वो हाथ में गन लेके पहाड़ी से छलांग लगा देता है और कोरो को उसे बचाने को बोलता है। और जैसे ही कोरो उसकी तरफ बचाने बढ़ेंगे वो उसे गोली मार देगा। पर धीरे धीरे नीचे जाते हुए उसका विश्वास कोरो पर से भी कम होते जा रहा था कि वो उसे बचाने आएंगे। और यहाँ फिर वो अपने उसी फ्लैशबैक वाले टीचर को याद करता है जो अपने टीचिंग करियर को बचाने के लिए उसे फंसा के 3E में भिजवा दिए थे। तभी कोरो अपने टेंटिकल से एक वेब क्रिएट करते हैं और कर्मा उसमें आके गिरता है। और कोरो कहते हैं, और बताओ हीरो कैसी रही लैंडिंग। और यहाँ कर्मा को रियलाइज होता है कि कोरो सही में ऐसे टीचर हैं जिसको अपने हर एक बच्चे की परवाह है। सीन शिफ्ट होता है, हम कोरो सेंसाई को देखते हैं जो भेष बदल के मार्केट सामान लेने आए थे। दुकान से निकलते हुए वो एक अबला को देखते हैं जिन्हें कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। कोरो ये देख उन गुंडों को उनकी गाड़ी में ही बैठा करके घर को रवाना कर देते हैं। और वो लेडी कोरो का शुक्रिया अदा करती हैं और उनसे पूछती हैं कि क्या आप बता सकते हैं क्लास 3E किधर है, मैं वहाँ की न्यू टीचर हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कोरो सभी स्टूडेंट से उनकी न्यू इंग्लिश टीचर से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। सभी बच्चे मैडम को देख काफी खुश लग रहे थे। हाँ, ये बात तो है कि मैडम बहुत खूबसूरत थी, पर यह भी बात थी कि मैडम कोरो सेंसाई से कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी और वो मार्केट में हुए इंसिडेंट के बारे में भी बता रही थी। यहाँ नगीसा कोरो सेंसाई की एक और कलर डिकोड करता है जो किसी लेडी के पास होने पे कोरो दिखते हैं। उसे एक और चीज पे यहाँ शक होता है कि ये मैडम इंग्लिश टीचर से बढ़ के और भी कुछ हैं। और उसकी शक सही साबित होती है जब तदामी करासुमा कहते हैं, तुम्हें गवर्नमेंट ने इस काम के लिए क्यों भेजा है। ये लेडी और कोई नहीं बल्कि हाईली ट्रेंड S रैंक एसेसियन एरिना जेलोविच है, जिसको 12 से भी अधिक भाषाएं आती हैं और न जाने कितने रिस्की मिशन इसने किए हैं। तदामी से बात खत्म करके एरिना भागते हुए स्कूल ग्राउंड में आती हैं और बड़े ही प्यार से कोरो सेंसाई से एक कॉफी वियतनाम से लाने के लिए कहती हैं। और कोरो हमारे सर कैसे किसी महिला का दिल तोड़ सकते हैं, वो चल दिए सुपरमैन बन के कॉफी लाने। कोरो के जाते ही अरीना अपनी असली औकात में आती है और सभी स्टूडेंट्स से भी कहती है कि भूल जाओ कि मैं तुम्हें कुछ पढ़ाने वाली हूँ, मुझे सिर्फ अपने गोल को यहाँ पूरा करना है। तुम्हारे ग्रेड से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर तुम कोरो के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो तो मैं जो नगीसा को देने वाली हूँ तुम्हें भी मिल सकता है। ये बोल के वो नगीसा को सभी के सामने एक लिप टू लिप किस करती हैं। फिर वो अपने चमचों को बुलाती हैं जो अभी तक सभी पे नजर रखे हुए थे। क्लास के दौरान अरीना यही सोच रही थी कि कैसे कोरो को खत्म किया जाए और उसे नगीसा की बताई बात याद आती है कि कोरो सेंसाई की स्मेल सेंस काफी तेज है, बिना उनके पास नाक होने पर भी। इधर बच्चे मैम से पढ़ाने के लिए जिद कर रहे थे, पर अरीना उन पर चिल्लाते हुए कहती है कि खुद से पढ़ो। दोपहर के प्रैक्टिस टाइम पे बच्चे नोटिस करते हैं कि अरीना कोरो सेंसाई को लेकर स्टोर रूम में जा रही थी। वो इस बारे में तदामी से बताते हैं तो तदामी कहते हैं कि उसे गवर्नमेंट ने चूज किया है, एक बार उसे अपने हिसाब से भी चीजें हैंडल करने देते हैं। अंदर कोरो को लाके अरीना उसे सेड्यूस करने का एक्टिंग करती है और उसे टारगेट पॉइंट पे ले आती है। और अब यहाँ पे टाइम था स्टोर रूम में छिपे चमचों का कोरो पे फायर करने का। थोड़ी देर में स्टोर रूम गोलियों से गूंज उठता है, पर थोड़ी देर बाद जब अरीना आके देखती है, कोरो उसका भी वैसे ही मजाक बनाते हैं जैसा उन्होंने अरीना के लाए भाड़े के टट्टुओं का बनाया। अरीना ये सब देख के बाहर आके लड़खड़ाने लगती है और उसकी ये हालत बच्चों ने देख ली थी। इससे वो और ज्यादा बेइज्जती महसूस कर रही थी। क्लास के टाइम जब बच्चे फिर से उसे पढ़ाने के लिए कहते हैं, अरीना कहती है, ध्यान से सुनो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे ग्रेड्स बढ़ने से। वैसे भी क्लास 3E से घट के और जाओगे कहाँ, सब के सब तुम लोग लूजर हो। ये सुन के सभी बच्चे अरीना पे कागज कलम फेंक के उसे मारने लगते हैं और अरीना तुम जेलोविच नहीं बिच हो इसके नारे लगाने लगते हैं। अरीना आके सारी बात तदामी को बताती है तो तदामी कहते हैं कि अगर तुम्हें इस काम को खत्म करना है तो सबसे पहले तो बच्चों से दोस्ती करनी होगी।
फिर वो अरीना को कुछ दिखाने ले आते हैं, जहां अरीना देखती है कि कैसे कोडो स्टूडेंट्स के एग्जाम की तैयारी में लगा है। तदामी बताते हैं कि वो एक एक इंडिविजुअल बच्चे की कमजोरी और ताकत पहचान कर उसके हिसाब से उनके लिए पेपर्स रेडी करता है। कुछ देर बाद वो लाके दिखाता है कि कैसे वो स्टूडेंट्स के साथ खेल कूद करके मस्ती भी करता है, जिससे बच्चे खेल खेल में अपने अंदर के स्किल्स को भी बढ़ा पा रहे हैं। अगले दिन मोहतरमा जेलोविच को समझ में आ गया था, तो वो आके बच्चों से कल के लिए माफी मांगती हैं और कहती हैं कि अब से वो बच्चों को ना सिर्फ इंग्लिश भाषा ही सिखाएंगी बल्कि प्यार की भाषा भी सिखाएंगी। ये सुन तो बच्चे गदगद हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, एक दिन कोडो सेंसेई केमिस्ट्री का क्लास ले रहे होते हैं। तभी अचानक से ओकुडा नाम की लड़की आके कहती है, सर मेरे पास उतनी स्ट्रेंथ तो नहीं है, पर मैंने आपके लिए जहर तैयार किया है, क्या आप इसे पी लेंगे प्लीज। और कोडो सेंसेई कहते हैं, ओरे ओरे मेरी बच्ची, तुमने जहर बनाया है, लाओ मैं पीता हूँ। और एक एक करके कोडो उसकी बनाई सभी लिक्विड्स पी जाते हैं, जिससे उन्हें कुछ भी नहीं होता। फिर कोडो उस शर्मीली बच्ची से कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम कल मेरे लिए खतरनाक वाला जहर बना के लाना जिससे मैं मर जाऊं, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद वो लड़की अकेले में आके कोडो से कहती है, पर सर मुझे तो उसका तरीका ही नहीं पता और मेरे तो कोई दोस्त भी नहीं है। तो कोडो उसको एग्जैक्ट रेसिपी देते हैं खुद की मौत को तैयार करके लाने के लिए। अगले दिन क्लास में ओकुदा सभी को कल जाने के बाद क्या हुआ बता रही होती है, और ये भी कि मैंने सर के लिए डेडली पॉइजन तैयार कर लिया है जैसा सर ने बताया था। तभी कोडो सेंसेई आते हैं और ओकुदा उन्हें पॉइजन ऑफर करती है। कोडो कहते हैं, ओ हाँ तुम शर्मीली लड़की, लाओ इसे पी करके ही क्लास शुरू करते हैं। उसको पीने के बाद कोडो सेंसेई में कुछ रिएक्शन होता है और अब वो एक न्यू शेप में शिफ्ट भी हो पा रहे थे। इसके बाद वो ओकुदा से कहते हैं कि तुम एक दिन कमाल की साइंटिस्ट बनोगी, पर उसके लिए सबसे पहले तो तुम्हें दूसरों से बात करना सीखना होगा, और हाँ अपने भोलेपन को थोड़ा कम करना होगा, वरना मेरी तरह कोई तुमसे पॉइजन की जगह दवा बनवा लेगा। दिन बीतता है और आज सभी क्लास 3E के स्टूडेंट्स और टीचर्स फॉरेस्ट से होके एलीट एकेडमी जा रहे होते हैं, जो कितना दूर है और कैसे कैसे रास्तों से होके जाना पड़ता है ये आप इस मैप में देख सकते हो। नदी पहाड़ों से होके जैसे तैसे ये एकेडमी के मंथली मीटिंग में पहुंचते हैं, जहां अभी भी 3E का सभी मजाक उड़ाते हैं और उन पे लूजर लूजर कह के हंसते हैं। पर 3E वाले काम होकर के खड़े थे, बल्कि जब तदामी और अरीना जैसे चार्मिंग टीचर 3E में पढ़ाते हैं, ये सुनकर तो सभी क्लास शॉक थी। मीटिंग्स खत्म होने पे दो स्टूडेंट्स नगीसा को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने की धमकी देते हैं। इस पर नगीसा उनसे सिर्फ इतना ही पूछता है कि पहले किसी को मारा भी है, और बच्चे उसे डर के छोड़ देते हैं। ये सभी चीजें एकेडमी प्रिंसिपल देख रहा होता है और वो खुश नहीं लग रहा था कि सिर्फ उस लूजर के एक डायलॉग से क्लास A के बच्चे उसे छोड़ कैसे दिए। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहां कोडो सेंसेई अपने मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस को 10 टाइम्स और बढ़ा लेते हैं, इतना तेज कि वो एक ही टाइम हर एक बच्चे को एक एक करके पढ़ा पा रहे थे। क्लास खत्म होने के बाद कोडो टीचर्स लॉज में आते हैं, जहां उनकी मुलाकात काकुहो असुनो से होती है, जो एकेडमी के प्रिंसिपल हैं। कोडो प्रिंसिपल से अच्छे से बात करके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, और काकुहो का कहना था कि ई क्लास पे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप हमारे एलीट क्लास को पढ़ा सकते हैं, और ई क्लास को बेहतर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। इससे उनके स्कूल का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, क्योंकि ई क्लास में लूजर्स का होना उतना ही जरूरी है जितना एलीट क्लासेस में टॉपर्स का होना। इससे उनकी मोटिवेशन बनी रहेगी। पर कोडो सेंसेई कहते हैं कि मैं इन्हें आपके एलीट बच्चों से बेहतर बना के जाऊंगा। जाते हुए काकुहो कहते हैं कि ठीक है, तो आने वाले मिड टर्म एग्जाम में अगर तुम बच्चों को टॉप 50 में ला पाओ तो उन्हें भी वो फैसिलिटीज दी जाएगी जो एलीट क्लास के बच्चों को दी जाती है, नहीं तो क्लास 3E ही रहेगा। अगले दिन कोडो बच्चों को पढ़ाने पे और ज्यादा ध्यान दे रहे थे, एक साथ अपने कई सारे क्लोन्स बना करके। पर एंड में वो इतना थक जाते हैं कि बैठ के आराम करने लगते हैं। लेकिन जब वो कुछ बच्चों से सुनते हैं कि कोडो सेंसेई जितनी बेफिजूल की मेहनत हमें पढ़ाने में कर रहे हैं, उतनी हमें खुद को एसेसिनेट करने में ट्रेनिंग देंगे, तो उस 10 बिलियन येन लेकर के हम क्या कुछ नहीं कर सकते, फिर ग्रेड्स की जरूरत किसको है। ये सुन कोडो सेंसेई कहते हैं, अच्छा इतना आसान है क्या, और सभी को ग्राउंड में इकट्ठा होने बोलते हैं। एक बार जब सभी ग्राउंड में आ जाते हैं, कोडो अरीना और तदामी से पूछते हैं उनके कामों में कि क्या उनके प्लान्स एक बार में सक्सेस हो जाते हैं। अरीना और तदामी का कहना था कि नहीं, कभी कभी तो उन्हें 1, 2 और 3 बैकअप प्लान्स रखने पड़ते हैं। ये सुन बच्चों को समझ आ गया था कि वो अपने लाइफ सुधारने के लिए 10 बिलियन येन प्राइस पे डिपेंड नहीं हो सकते। कोडो आगे बताते हैं कि तुम्हारा क्लास एक कचरे की तरह है, जहां बच्चों को कम फैसिलिटीज और रिसोर्सेज में पढ़ाया जा रहा है, और जो इनमें से अच्छा करेगा वो वापस अपने पहले वाले क्लास में जा सकता है। पर आने वाले मिड टर्म एग्जाम में तुम सभी को 186 बच्चों में से टॉप 50 में आना है,
और सबका मुंह बंद कर देना है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं तुम सबको पढ़ाना बंद कर दूंगा। अगले दिन एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स अपना बेस्ट देने बैठे थे, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं रहने वाला था, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आए थे जैसे ये सिर्फ इन्हें फेल करने के लिए ही डिजाइन किया गया हो। एक एक सवाल को देख के बच्चे गिव अप करना शुरू हो गए थे। तभी उन्हें कुरो सेंसेई की पढ़ाई चीजें याद आती हैं और धीरे धीरे करके मोटिवेशन के साथ वो क्वेश्चंस के आंसर लिखना शुरू करते हैं। और पेपर के एंड होते होते कई ऐसे क्वेश्चंस मॉन्स्टर की तरह उनका रास्ता रोक लेती हैं। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन। तदामी कारासुमा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कंप्लेन करते हैं इस बारे में कि ये क्या था, ये बच्चों का सिलेबस एग्जाम था, ना कि कोई यूपीएससी। काउंसिल ऑफिसर का कहना था कि सभी को पता था इसके बारे में सिवाय आप लोगों के, कि क्लास 3E के क्वेश्चंस खुद प्रिंसिपल ने सेट किए थे। क्लासरूम में आने पे कोरो सभी के आंसर से काफी डिप्रेस थे और जाने की प्लानिंग कर रहे थे। तभी कर्मा अपना मार्क्स उन्हें दिखाता है और उसने सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाए थे। फिर भी वो क्लास 3E से जाने से प्रिंसिपल को मना कर दिया था। कर्मा कहते हैं कि उस पुराने क्लास में जाने में वो मजा कहाँ टीचर, जो तुम्हें असैसिनेट करने में आएगा। पर हाँ, अगर तुम्हें मरने से डर लगता है तो तुम दुम दबा के भाग सकते हो। कोरो सेंसेई कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा। कर्मा पूछता है तो क्या प्लान है। कोरो सेंसेई कहते हैं कि हम इसका बदला एंड टर्म एग्जाम में लेंगे, और सभी बच्चे हंसने लगते हैं। कोरो सेंसेई कहते हैं इसमें हंसने वाली क्या बात है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। कोरो सेंसेई बताते हैं ई क्लास के लिए स्कूल ट्रिप ऑफर हुई है। ये सुन सभी बच्चे एक्साइटेड होते हैं और ट्रिप पे जाने के लिए ग्रुप्स बनाने लगते हैं। जिम क्लास लेते समय कारासुमा बच्चों को बताते हैं कि वो इस ट्रिप का फायदा उठा के कोरो सेंसेई को असैसिनेट करेंगे, और इसके लिए उन्होंने एक ट्रेंड शार्प शूटर को भी हायर किया है। नगीसा ने अपने ग्रुप में कर्मा, सुगीना, ओकुडा, कयानो और केंजाकी को रखा था, और बाकी बच्चे भी अपने अपने ग्रुप्स के साथ ट्रिप का डिस्कशन कर रहे थे। तभी यहाँ कोरो आते हैं अपने हाथ में ढेर सारी बुक्स लेके, जो एक मैनुअल गाइड थी जो उनकी ट्रिप में हेल्प करेगी, जिसमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन भी थी, और इसे कोरो ने खुद लिखा था। सभी ट्रिप के लिए निकल गए थे मस्ती करते हुए, पर लोला के साथ जब केंजाकी कुछ स्नैक्स लेने जाती है, उसकी छोटी सी बनाई ट्रिप बुक एक हाई स्कूल का बुली लड़का उसके बैग से निकाल लेता है। कुछ देर बाद जब सभी होटल पहुंचते हैं जो एकेडमी ने इनके लिए बुक किया था, वहाँ केंजाकी को पता चलता है कि उसकी ट्रिप बुक तो कहीं गुम हो गई है। तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो कोरो सेंसेई की ही बुक लेकर के निकल पड़ते हैं घूमने। ग्रुप्स के साथ वो लोग क्योटो विजिट करते हैं और भी एक एक करके सभी टूरिस्ट स्पॉट्स, जहां से उन्हें असैसिनेशन के बारे में और सीखने को मिले। और घूमते हुए एक गली में उन्हें कुछ ठग्स घेर लेते हैं, पर कर्मा उन्हें वार्न करता है। नहीं सुनने पर वो उनकी अकेले ही पिटाई करना भी शुरू कर देता है, पर जाहिर सी बात है कि वो सभी को अकेले नहीं पीट सकता था। वो ठग्स इनकी पिटाई करते हैं और बदले में केंजाकी और कयानो को किडनैप करके ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नगीसा सभी को बताता है कि कोरो सेंसेई के गाइड बुक में किडनैपिंग रिलेटेड भी कुछ लिखा हुआ है। वो पूरा पढ़ता है और कहता है कि अरे वाह, हमारे सर तो मनी हाइस्ट के प्रोफेसर निकले। इसमें तो स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशंस में। इधर दूसरी तरफ ठग्स केंजाकी और कयानो को ऊंचे रेट में बेचने की बात कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक केंजाकी को देख के पहचान लेता है, क्योंकि उसने एक बार पहले भी केंजाकी को किडनैप करने की कोशिश की थी। केंजाकी बताती है कि वो कभी भी हाई सोसाइटी से आती है, इस बारे में बात नहीं कही है, ना ही उसे हाई प्रोफाइल लोग पसंद है। वो तो इन सब चीजों को छोड़ना चाहती थी, पर इससे उसके ग्रेड्स डाउन होने लगे और उसका ट्रांसफर फिर ई क्लास में कर दिया गया। वो ठग्स उसे आश्वासन दिलाते हैं कि मेरे ग्रुप में आ जाओ, हम मिल करके हाई प्रोफाइल वाले लोगों को लूटेंगे। पर तभी यहाँ नगीसा और बाकी बच्चे पहुंच जाते हैं कोरो सेंसेई की गाइड बुक को फॉलो करके, जिसमें उन्होंने बताया था कि ऐसे ठग्स का ग्रुप किडनैपिंग लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं होता है। और कोरो सेंसेई का बुक उतना काफी नहीं था, तो खुद कोरो सेंसेई यहाँ पहुंच जाते हैं उन ठग्स को सबक सिखाने। और ना सिर्फ वो उनकी पिटाई करते हैं, बल्कि उन ठग्स की दी हुई एडवाइस के बारे में बताते हैं कि आदमी का शकल अच्छा नहीं होता है तो एडवाइस कम से कम अच्छी देनी चाहिए। खैर, इसके बाद सभी होटल की तरफ निकल पड़ते हैं और कर्मा यहाँ भी कोरो को चाकू से असैसिनेट करने का फेल्ड ट्राई किया जा रहा था। अगले दिन हम देखते हैं कारासुमा एक डेडली स्नाइपर रेड आई से डिस्कस कर रहे थे कोरो सेंसेई को टारगेट करने के लिए, और ये भी बताते हैं कि क्लास 3E के बच्चे तुम्हारी इसमें मदद करेंगे। बच्चे स्नाइपर से कांटेक्ट में रह करके कोरो सेंसेई के साथ राइड पे थे, जहां स्नाइपर को एक अच्छा एंगल मिल सके। पर उसके पहले अटेम्प्ट में ही उसे कोरो सेंसेई के पावर्स के बारे में पता चल गया था, जब वो सामने से आने वाली बुलेट को सिगरेट की तरह पकड़ के बुझा के फेंक देते हैं। पर स्नाइपर अपना अटैक बंद नहीं करता, उसको बच्चे अच्छी लोकेशन और पोजीशन देते हैं। इसके बावजूद कोरो उसके हर एक अटैक को बच्चों का खेल समझ के लेवल की तरफ पार कर जाते हैं। अंजाम इसका ये होता है कि शाम के समय हमारा डेडली स्नाइपर रेड आई बोरिया बिस्तरा बांध के गांव को निकलने जा रहा होता है, और उससे पहले वो कोरो से मिलना चाहता था।
कोडो उसे अंदर बुलाते हैं और साथ में खाना ऑफर भी करते हैं कि आज तुम्हारी वजह से ही मेरे स्टूडेंट्स असैसिनेशन कैसे करते हैं थोड़ा बहुत सीख पाए हैं। उन्होंने पूरा दिन प्लानिंग किया है तुम्हें एंगल और बेस्ट पोजीशन डिलीवर करने में। ट्रिप के आखिरी दिन पे बॉयज लोगों में डिस्कस हो रहा था उनके अब तक के रोमांटिक इंटरेस्ट के बारे में, और इन सब में सबसे ज्यादा चर्चे में था नगीसा और कयानो का प्यार। इधर ये सब बातें चल ही रही होती हैं और कोडो सेंसाई छुप करके ये सब नोट कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसे गॉसिप्स करनी अच्छी लगती हैं। इसलिए तो वो जाके गर्ल्स के बीच में भी एरिना जुलोविच की लव स्टोरी सुनने बैठ जाते हैं। एरिना सभी लड़कियों से कोडो को पकड़ के अभी के अभी खत्म करने बोल देती है। सभी छोड़ियां चाकू भाला लेकर के कोडो के पीछे पड़ जाती हैं और कोडो भाग करके तदामी के रूम में आते हैं, जहां तदामी और उनके बीच बात हो रही होती है कि क्या किसी का पहले कोई अफेयर रहा है। कोडो सेंसाई यहाँ बताते हैं कि वो भी पहले एक इंसान ही थे। इसके आगे तदामी उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। सीन शिफ्ट होता है। सभी स्टूडेंट्स जब ट्रिप से वापस स्कूल आते हैं उन्हें पता चलता है कि एक और न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट उन्हें ज्वाइन करने वाला है। उसकी फोटो देख सभी लड़के खुश थे क्योंकि वो एक लड़की होने वाली थी। क्लासरूम में पहुंच के सभी देखते हैं कि वो स्टूडेंट कोई इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाली है। सभी से खुद का इंट्रोडक्शन देने के बाद क्लास नॉर्मल चल रहा होता है कि थोड़ी देर में वो एआई लड़की अपने ढेर सारे वेपन्स निकाल के कोडो पे अटैक करनी शुरू कर देती है। पूरे क्लासरूम में केओस मच जाता है। कोडो उसकी सभी बुलेट्स को फिर भी डॉज कर देते हैं। दिन खत्म होता है और अगले दिन भी ऐसा ही होता है, फिर उसके अगले दिन भी ऐसा ही। बच्चे रोज रोज के इस ड्रामे से परेशान होके इससे खुद ही डील करने का सोचते हैं। अगले दिन क्लास में वो एआई लड़की कह रही होती है कोडो ने उसके वेपन्स लॉक कर दिए हैं ताकि मैं उसे मार ना पाऊं, पर बच्चे कहते हैं कि वो कोडो ने नहीं, हमने किया है, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तुम्हारी तबाही से जो कचरा निकलता है उसे ही साफ करने में हमारा आधा दिन निकल जाता है। अब चुपचाप बैठो। रात होती है और हम देखते हैं वो एआई गर्ल अपने हेड डिपार्टमेंट को सिग्नल भेजती है उसकी हेल्प के लिए, क्योंकि वो खुद से ये ठीक नहीं कर पा रही थी। तभी यहाँ कोडो सेंसाई आते हैं और उसकी सारी बॉडीज को फ्री करते हुए कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कोई भी मेरा स्टूडेंट परेशानी में रहे, तुम्हें बस थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिलकर मुझ पर अटैक करो, ना कि अकेले। वो पिलास पेचकस लेके उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने बैठ जाते हैं जिससे वो फ्रेंडली और सोशलाइज बन सके। अगले दिन सभी बच्चे देख के हैरान थे कि वो एआई गर्ल अब कोई सेंसलेस मशीन नहीं बल्कि एक खूबसूरत 2D गर्ल बन गई है जो सबसे अच्छे से बात कर रही है। बच्चे इस नई एआई लड़की से मिलकर काफी खुश थे क्योंकि वो फ्रेंडली के साथ साथ हेल्पफुल भी थी। बच्चे लोग तो इसका नाम भी रख देते हैं रित्सु। और उसी रात हम देखते हैं कि एआई गर्ल की तरफ से उस भेजे हुए सिग्नल का रिप्लाई करने के लिए आज साइंटिस्ट आए थे और वो कोडो की बनाई सारे इम्प्रूवमेंट्स को फिर से चेंजेस करने लगते हैं। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स देख के उदास थे कि रित्सु फिर से वही टीन की ढोलकिया बन गई है। तभी कोडो सेंसाई आते हैं और सभी को लगता है कि ये फिर पागलों की तरह गोलीबारी शुरू कर देगी, पर सभी देख के हैरान थे कि रित्सु ने अपना फिर से कोडो सेंसाई वाला लुक ले लिया है और वो बताती है कि उसके क्रिएटर्स ने वो फाइल डिलीट नहीं किया जिसमें सारे इम्प्रूवमेंट्स कोडो सेंसाई ने प्रोग्राम किए थे। दिन बीतता है और नगीसा और कर्मा बात कर रहे होते हैं उनकी फेवरेट मूवी के बारे में जो हवाई में रिलीज हो रहा था। कोडो ये बात सुनते हैं और उन्हें हवाई उसके प्रीमियर पे दिखाने ले जाने की बात करते हैं। रित्सु भी इन्हें ज्वाइन करती है और कोडो फिर इन्हें उड़ा करके ले जा रहे होते हैं। साथ ही साथ ये उड़ने के अपने साइंस को भी समझा रहे थे कि ऐसे उन्हें प्रेशर कम झेलना पड़ता है एयर का। प्रीमियर पे पहुंच के कोडो कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई चीज या डायलॉग्स का ट्रांसलेशन जानना हो तो मेरी टेंटिकल्स का यूज कर लेना। मूवी खत्म होता है और सभी वापस जापान आ गए थे और नगीसा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अभी अभी हवाई से मूवी देख के आ रहे हैं। कोडो बच्चों को बाय करते हैं और निकल लेते हैं। यहाँ पे दो अनजान लोग को सीन शिफ्ट होता है जहाँ तदामी का रसूमा को मेल आता है एकेडमी के प्रिंसिपल का कि क्लास 3E में एक और न्यू स्टूडेंट जल्द ही ट्रांसफर होने वाला है। अगले दिन क्लास में कोडो सेंसाई भी बच्चों को बताते हैं कि उनका एक और साथी उनसे जुड़ने वाला है और उसके बारे में क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट जानता है, वो है रित्सु। रित्सु बताती है जो आने वाला है वो खुद में इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसे कोडो को हराने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन सभी बच्चे एक्साइटेड थे जानने के लिए कि आखिर वो कौन होने वाला है और क्या वो सही में कोडो सेंसाई को हरा सकता है। तभी क्लास का दरवाजा खुलता है और ब्लैंकेट में सर डाले एक आदमी आके खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम सीडो है, उस नए लड़के का टीचर जो आ रहा है। तभी पीछे के दरवाजे को तोड़ते हुए एक लड़का आके बेंच पे बैठ जाता है जिसे देख बच्चों के साथ साथ कोडो सेंसाई भी हैरान थे कि ठीक है खतरनाक होगा पर बाहर इतना बारिश हो रहा है, ये भींगा कैसे नहीं। इसके बाद वो लड़का इटोना उठ के जाता है कोडो सेंसाई के पास और कहता है कि मैं तुम्हें कल खत्म कर दूंगा बड़े भाई। और सभी ये सुन के हैरान थे कि क्या ये कोडो सेंसाई का भाई है। कोडो कहते हैं ओए तू कहां से आ गया जायदाद में हिस्सा मांगने।
खैर इतोना और कोरो सेंसेई के बारे में टीचर्स में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी बात हो रही थी कि शायद ये कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई होंगे और न जाने कई तरह की ऐसे बातें चल रही थी। खैर क्लास खत्म होता है, पढ़ाई का और एक्शन का टाइम था। टेक्स्ट को साइड में किया जाता है और उससे एक रिंग बनाया जाता है और रूल होता है कि जो रिंग के बाहर गया वो हार जाएगा। फाइट शुरू होती है और इटोना झटाक से कोरो सेंसेई के टेंटिकल्स काट के अलग कर देता है और सभी ये देख के हैरान थे कि इटोना के पास भी कोरो जैसे ही टेंटिकल्स हैं। कोरो ये देख करके कुछ पास्ट याद करते हैं और काफी गुस्सा थे और शायद हमें भी अभी नहीं पता कि वो किस लिए गुस्सा है। कोरो सेंसेई गुस्से से अपना टेंटिकल्स बाहर निकाल के फाइट के लिए रेडी होते हैं कि सीरो कहता है कि हमें कोरो के हर वीक स्पॉट के बारे में पता है क्योंकि हम अब तक सिर्फ तुम पे स्टडी ही तो कर रहे थे। इटोना लिटरली उठा के कोरो को पटक रहा होता है और सीरो अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से कोरो का विजन ब्लॉक कर रहा था। बहुत से अपने टेंटिकल्स खोने के बाद कोरो सोचते हैं कि ये तो मेरे स्टूडेंट्स के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है। कोरो फिर अपने स्टूडेंट्स के चेहरे देखते हैं जो सही में उदास थी क्योंकि कोई बाहर वाला आके सर को धो रहा है और हम नहीं धो रहे हैं। कोरो तुरंत अपना चाल चलते हैं और इटोना को अपने स्किन कवर में पकड़ के उठा के रिंग से बाहर फेंक देते हैं और ये फाइट जीत जाते हैं। और इटोना बाहर से तेज गुर्राहट के साथ उन पे हमला करता है और सीरो से एक बुलेट में नॉकआउट करके उसे कंधे पे उठा के ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है शाम के समय जिम क्लास में, जहाँ सभी बच्चे इटोना के फिजिकल पावर को देख कारासुमा से ट्रेनिंग को डबल करने बोलते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। कोरो सेंसेई बच्चों को बताते हैं कि एकेडमी में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट के लिए इन्विटेशन आया है। सभी बच्चे कहते हैं कि ये बस क्लास 3E का मजाक बनाने के लिए ही है सर, हम नहीं जाएंगे। और कोरो कहते हैं कि टेंशन नहीं लेना, आप उन्हें ना। फिर वो सुगिना से कहते हैं रेडी हो जाओ अपने स्किल्स को दिखाने के लिए। स्पोर्ट्स डे आता है और क्लास 3E को देख प्रोफेशनल एलीट क्लास की टीम कहती है इन्हें तो हम रौंद के बाहर कर देंगे। पर उनके सारे किए कराए पे पानी फेर रही थी क्लास 3E क्योंकि वो काफी स्ट्रेटेजिकली चीजों को खेल रहे थे। और रही बात इनके फिजिकल फिटनेस की, तो हमें पता चलता है कि कोरो सेंसेई ने उसके लिए खुद बॉल थ्रो करके इनकी हाई स्पीड में प्रैक्टिस करा रखी है जिससे यहाँ ये आसानी से बल्ला चला पाए। एकेडमी में इस तरह आके प्रोफेशनल प्लेयर्स को हराना ये देख करके इनके कोचेस को बुला के प्रिंसिपल लंबी छुट्टी पे भेज देता है और खुद एज अ कोच ढेर सारे भाषण लेकर के कि तुम प्रोफेशनल्स हो, ये हो, वो बच्चे हैं, कुचल दो उन्हें। ऐसे चीजों से वो पूरा मोटिवेट करता है। इधर कोरो अपना आखिरी चाल चलते हैं ओपोनेंट के बेस्ट प्लेयर सिंडो को कर्मा के द्वारा भड़का करके कि जो अभी बॉल फेंकने वाला है ना उसके पिछवाड़े से ही बुलेट ट्रेन निकलती है, तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। फिर सुगिनो उसके लो कॉन्फिडेंट का फायदा उठा करके उसे 3 स्ट्राइक दे करके आउट कर देता है और क्लास 3E बेस पर मैच जीत जाती है। और दूसरी तरफ कोरो जीत जाते हैं कोच के बीच का मैच। सीन शिफ्ट होता है जहां कारासुमा बच्चों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। इस ट्रेनिंग में ही कारासुमा नगीसा के मूवमेंट को देख सरप्राइज होते हैं और उन्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसे डॉज करने के लिए, जिस वजह से वो गिर जाता है। कारासुमा उससे माफी मांगते हैं पर ये भी सोचते हैं कि नगीसा आगे चल के एक अच्छा असैसिन बनेगा। बच्चे कारासुमा के बारे में और जानना चाहते थे क्योंकि वो काफी शांत स्वभाव के थे पर कमाल के टीचर थे और कोरो सेंसेई की तरह वो उतना फ्रेंडली नहीं रहते बच्चों के बीच। तभी एक खाते पीते घर के टीचर आके कारासुमा को बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मुझे बच्चों की ट्रेनिंग को और बूस्ट करने के लिए भेजा है। कारासुमा उन्हें ग्रीट करते हैं और बच्चों से मिलाते हैं और वो अपने साथ ढेर सारा खाने का सामान लेके आए थे। ताकायोको बच्चों के साथ आते ही पहले पिकनिक मना करके सभी का दिल जीत लेते हैं और अब बच्चे इस बात से काफी एक्साइटेड थे कि इनकी फर्स्ट क्लास कैसी रहने वाली है। दूसरी तरफ कारासुमा ताकायोको की प्रोफाइल चेक कर रहे होते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये आर्मी में है और मुझे उतना पता क्यों नहीं इसके बारे में। कारासुमा को ये पता चलता है कि ये आदमी स्टूडेंट से जितना जेंटली होता है उतना ही ज्यादा सनकी भी है ट्रेनिंग के मामले में। इधर ताकायोको बच्चों को उसकी ट्रेनिंग शेड्यूल दिखाते हैं जो कि पूरे 10 घंटे नॉन स्टॉप रहने वाली थी। जब एक बच्चा उठ के इसका कंप्लेन करता है तो ताकायोको उसको पकड़ के तोड़ देता है। फिर वो केंजाकी के इस बारे में पूछने पे उसे भी खींच के लगाता है ताकि बच्चों में उसका डर बना रहे। उसकी हरकतें देख कोरो और कारासुमा सोच रहे होते हैं कि आखिर कोई कैसे ऐसी टीचिंग मेथड्स को अप्रूव कर सकता है। इसलिए जब नेक्स्ट पंच ताकायोको मारने वाला था कारासुमा आके उसे रोक देता है और बार बार कारासुमा के इंटरप्ट करने पे ताकायोको परेशान होकर चैलेंज करता है कि कोई तुम्हारा एक भी स्टूडेंट काबिल अगर निकला तो मैं ऐसे पनिशमेंट देना बंद कर दूंगा। और वो ये रियल लाइफ निकाल के कारासुमा को देता है। कारासुमा बिना सोचे ये जिम्मेदारी अपने सबसे काबिल स्टूडेंट नगीसा को देते हैं। नगीसा भी कारासुमा की सिखाई बैटल कॉम्बैट टेक्निक का यूज करके ताकायोको को डॉज करते हुए उसके गर्दन पे एंड में नाइफ पॉइंट कर देता है। ताकायोको अपनी इस बेइज्जती से पागल हो गया था और वो नगीसा पे हमला करने बढ़ता है पर तभी कारासुमा उसे पंच मारते हुए कहते हैं बस अब बहुत हुआ। तभी एकेडमी के प्रिंसिपल आते हैं और ताकायोको के मुंह में उसका गेट आउट लेटर होता है।
इन सब चीजों को खत्म होने के बाद कोरो सेंसाई स्टूडेंट्स के फन के लिए स्कूल के कुछ दूर पे ही एक स्विमिंग पूल बनाते हैं जहां बच्चे मस्ती कर सके। दो इम्पोर्टेंट चीजें हमें इस एपिसोड में पता चलती हैं। पहला कि नगीसा के बारे में फैलने वाला रूमर गलत है, वो लड़का ही है। और दूसरा, कोरो सेंसाई को पानी से एलर्जी है। बच्चों के बीच कोरो सेंसाई का इतना घुलना मिलना तारासाका को काफी इरिटेट कर रही थी। वो कहता है कि ये सब पता नहीं क्यों इस पिलपिले से आम के पीछे इतनी हमदर्दी दिखा रहे हैं, लगता है सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो क्लास में आके एक बोतल जैसी चीज पटक के फोड़ देता है और उसी रात फिर वो स्विमिंग पूल में आके कुछ केमिकल्स मिला रहा होता है और इन सब में साथ दे रहा होता है सीरो और इटोना ताकि वो कोरो को मार सके। अगले दिन वो सभी को कोरो सेंसाई के साथ स्विमिंग पूल में आने बोलता है और फिर कोरो सेंसाई पे गन पॉइंट करके कहता है, आज तो तेरा खेल खत्म टीचर। पर तभी एक धमाका होता है जो सीरो ने पूल में विस्फोटक लगा कर किया था, जिससे स्टूडेंट्स बह करके वाटरफॉल में गिरने लगते हैं और कोरो उन्हें बचाने में लग जाते हैं। तारासाका को आगे कर्मा बताता है कि सीरो कोरो को मारने में कोई तरस नहीं करेगा कि सामने उसके स्टूडेंट्स हैं या कोई और। ये तुमने क्या किया तारासाका? तारासाका खुद को चीटेड महसूस करता है और फिर कर्मा के साथ मिल करके सभी स्टूडेंट्स को बचाता है। फिर वो सीरो और इटोना को भी वही वीक पॉइंट यूज करके हराते हैं जो उन्होंने कोरो सेंसाई के लिए तैयार किया था। दिन बीतते हैं और कोरो सेंसाई फिर से पढ़ाने के फुल फॉर्म में आ जाते हैं क्योंकि एंड ईयर टर्म एग्जाम आने वाला था। और इस बार स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए कोरो वादा करते हैं कि तुम में से उन बच्चों को मेरी टेंटिकल्स पे शूट करने का मौका मिलेगा जो अच्छे ग्रेड्स लाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एकेडमी के प्रिंसिपल ने कारासुमा और जेलोविच को बुलाया था ये बताने के लिए कि वो नहीं चाहते हैं ई क्लास के स्टूडेंट्स एलीट क्लास के बच्चों जितना मार्क्स लाएं। एक दिन सुगिनो को सिंडो का कॉल आता है। सिंडो, हाँ वही उसका बेसबॉल राइवल, जो बताता है कि एकेडमी के टॉप 5 स्टूडेंट्स मिलके ई क्लास के बारे में बात कर रहे थे। वो आगे बताता है कि गाकुसो असानो, जो ना सिर्फ प्रिंसिपल का लड़का है बल्कि स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है, इसके साथ साथ उसके मार्क्स पूरे कंट्री में सबसे ज्यादा आते हैं। वो मीटिंग रखा था सभी को बताने के लिए कि कोई भी 3E वाले टॉप 50 में अपना जगह ना बना पाए। ये खबर सुन क्लास 3E और ज्यादा मोटिवेट होती है अच्छे ग्रेड्स लाके उन 50 प्लेसेस में आने के लिए। गाकुसो मीटिंग के बाद अपने फादर से मिलता है इस बारे में बात करने कि उसे उस सीक्रेट का पता चल गया है क्लास 3E के उस टीचर के बारे में। काकुहो कहते हैं कि अच्छी बात है, पर अभी ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। सीन शिफ्ट होता है जहां नगीसा और कुछ बच्चे एकेडमी के लाइब्रेरी में पढ़ने आए थे, जहां क्लास A के बच्चे इनका मजाक बनाने लगते हैं। पर जब वो इनसे फिजिकल होने का ट्राई करते हैं, क्लास 3E के स्टूडेंट्स उन्हें दिखा देते हैं कि आखिर क्यों उनसे भिड़ना उनके सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इधर प्रिंसिपल का लड़का गाकुसो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट लाके क्लास 3E के सामने रखता है कि जो भी सबसे ज्यादा अच्छे ग्रेड्स लाएगा वो क्लास दूसरे पे डोमिनेट करेगी। एग्जाम का दिन आता है और प्रिंसिपल एक गॉड लेवल एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। क्लास 3E पेपर्स देखते हैं और उनमें हर एक क्वेश्चन किसी मॉन्स्टर से भिड़ने जितना टफ था। इधर क्लास A शुरू में तो कॉन्फिडेंट लग रहे थे, पर उनकी भी हालत खराब होने लगती है जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं। वहीं क्लास 3E एक एक करके क्वेश्चंस का मुंहतोड़ जवाब दिए जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आता है और कोरो सेंसाई एक एक करके रिजल्ट बताना शुरू करते हैं और बहुत बच्चों ने लिटरली 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर किया था। क्लास E बाजी जीत जाता है क्योंकि क्लास A से ज्यादा E वालों ने अच्छे मार्क्स लाए थे। अगर किसी का शॉकिंग रिजल्ट आया था तो वो कर्मा का था। पिछली बार उसने अच्छे मार्क्स लाए थे जिस वजह से उसने इस बार पढ़ाई में उतना मन नहीं लगाया। कोरो सेंसाई उसे बताते हैं कोई बात नहीं, अगली बार फोड़ के रख देना। और भी चीजें कोरो समझा रहे होते हैं और इधर प्रिंसिपल भी अपने लड़के गाकुसो को भड़का रहे होते हैं इसी बात को लेके। सीन शिफ्ट होता है जहां कोरो सेंसाई उन बच्चों से कहते हैं तो अब तुम मेरे टेंटिकल्स को शूट करने का प्लान बना सकते हो। पर तभी तारासाका उठ के कहता है, सर मेरे तो इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 आए ना। वो बात अलग है कि मेरे ओवरऑल ग्रेड्स अच्छे नहीं है, लेकिन आपने ये थोड़ी कहा था सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो हम भी तो टॉपर हैं। कोरो सेंसाई समझ जाते हैं कि ये बच्चे मेरे लगाए बाजी में लूप होल ढूंढ लिए हैं और अब उनकी हालत खराब होनी थी। दोपहर में मंथली असेंबली के लिए सभी स्टूडेंट्स एकेडमी में आते हैं, जहां तारासाका गोकुसो के बनाए कॉन्ट्रैक्ट को याद दिलाता है और क्लास A के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्हें क्लास 3E की रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाना ही था। क्लास E की रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाया जाता है और स्कूल की तरफ से समर वेकेशन एंजॉय करने की ट्रिप मिलती है 5 स्टार रिजॉर्ट पे। वेकेशन पे निकलने से पहले क्लास E में एक और एसेसियन आते हैं जिनका नाम था लोवडोर, एक टॉप क्लास एसेसियन जो एरिना के टीचर भी थे। वो बच्चों को कई नई चीजें सिखाते हैं और बच्चों के स्ट्रेंथ पे काम करते हैं। तभी लोवडोर का ध्यान नगीसा पे जाता है और लोवडोर को लगता है कि ये लड़के में वो पोटेंशियल है जो कोरो को एसेसिनेट कर सकता है।
वो नगीसा को स्पेशली ट्रेन करते हैं और उसे शिनिगामी के बारे में भी बताते हैं, जो इस दुनिया का सबसे बेस्ट असैसिन है। वो उसकी कुछ फाइटिंग टेक्निक्स भी जो शिनिगामी ने खुद के लिए डेवलप किया है वो भी सिखाते हैं। कुछ दिनों बाद सभी एक क्रूज शिप से वेकेशन पे एक आइलैंड की तरफ निकलते हैं। पूरा दिन वो कोरो को एंटरटेन करते हैं क्योंकि आज उसका काम तमाम करना था। पूरा दिन मस्ती करने के बाद रात में सभी कोरो को लेके एक छोटी सी शिप के अंदर आते हैं, जहां कोरो को ठोकने से पहले वो कोरो सेंसाई को कुछ वीडियोस दिखा रहे थे उनका मन बहलाने के लिए, और कोरो शर्मा रहे होते हैं। इधर नीचे से धीरे धीरे करके पानी ऊपर आ रहा था, जिससे कोरो के टेंटिकल्स रिएक्शन करें और उनकी स्पीड कम हो जाए। इसके बाद बच्चे कोरो सेंसाई से कहते हैं, अब आपके प्रॉमिस निभाने का टाइम आ गया है, तो हमें अब शूट करने दीजिए। फिर एक एक करके सभी बच्चे कोरो पे उन बीबी बुलेट से फायरिंग किए जा रहे थे और उनके पास 1 मिनट का टाइम था अपने प्यारे टीचर को खत्म करने के लिए। इसलिए उन्होंने सब प्लान के अनुसार अंजाम दिया और लग रहा था प्लान सक्सेस भी हो गया था। सभी बच्चे जीत की खुशियां मना रहे होते हैं कि तभी उनका ध्यान जाता है कोरो सेंसाई पे, जो एक छोटे से गोले के अंदर अपने शरीर को लॉक कर लिए हैं और उस गोले को मिटाना पॉसिबल नहीं था। कोरो बताते हैं कि अब वो मूव नहीं कर सकते हैं जब तक उनका शरीर पूरी तरह से रीजनरेट ना हो जाए, और यहाँ वो बच्चों को शाबाशी भी देते हैं कि उन्होंने कोरो सेंसाई को उनकी आखिरी सर्वाइवल ट्रिक को यूज करने पे मजबूर कर दिया। सभी स्टूडेंट्स उदास मन से होटल लौट रहे थे आराम करने के लिए। होटल आके कुछ बच्चे तो उदास थे, कुछ थके हुए थे और कुछ को तो बुखार भी आ गया था। तभी यहाँ पे करासुमा को कॉल आता है कि ये बुखार और किसी वजह से नहीं, बल्कि वो होटल का स्टाफ बन के बच्चों के ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया है, और अब वो एंटीडोट तभी देगा जब करासुमा कोरो सेंसाई को उन्हें सौंपेंगे। करासुमा लोकेशन ट्रैक करके गवर्नमेंट से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें पता चलता है कि ये कॉलर बहुत बड़े क्रिमिनल्स है, जिनका गवर्नमेंट और पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इससे पहले सिचुएशन और पैनिक हो, कोरो ऐसे में कर्मा, नगीसा, कयानो के साथ मिलकर उस लोकेशन पे जाके एंटीडोट चुराने का प्लान बनाते हैं रित्सु की मदद से। जो भी बच्चे पॉइजन से अफेक्टेड नहीं थे वो इन्हें ज्वाइन करते हैं और करासुमा सभी को पहाड़ों के रास्तों से लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। रित्सु इन्हें होटल के फ्लोर का ब्लूप्रिंट देती है और गार्ड्स की लोकेशन भी इन्हें बताती है। धीरे धीरे करके बच्चे होटल में एंटर करते हैं और एडिना मैडम की मोह माया से गार्ड्स को धोखा दे करके ये 2nd फ्लोर पे भी आ जाते हैं। अब यहाँ से चुप चुप कर चलने की जगह करासुमा बताते हैं कि रिलैक्स होके चलो, जैसे तुम यहाँ घूमने आए हो, और बच्चे भी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी सामने से आ रहा है एक क्रिमिनल को एक लड़की पहचान लेती है कि ये उनमें से ही एक था जो कल शाम को बच्चों में जूस बांट रहा था। करासुमा उसे किक मारते हैं, पर इसी बीच वो उन पे जहरीली गैस स्प्रे कर देता है, और इधर दूसरे ग्रुप के बच्चों का भी सामना एक दूसरे क्रिमिनल से होता है। इसके पास काफी खतरनाक पंचेस की पावर थी। यहाँ कर्मा इससे भिड़ने आगे आता है। दोनों में तुरंत हैंड टू हैंड फाइट शुरू हो जाती है। कर्मा के पास हिम्मत तो था, पर उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो ऐसे खतरनाक क्रिमिनल को गिरा पाए, तो वो उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, और वो मौका पाते हैं उसे भी उस गैस से बेहोश कर देता है, जैसा उसने नीचे वाले फ्लोर पे करके करासुमा और बाकियों को बचाया था। इसके बाद सभी टॉप फ्लोर पे आ जाते हैं, जहाँ पे 2 बॉडीगार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं, और इन्हें भागने की ट्रिक यूज करके सभी मार के गिरा देते हैं और इनके गन्स भी लेके अंदर आ जाते हैं। अंदर पहुंच के एक सनकी बंदा गन लेके खड़ा था और हल्की सी आहट में ही वो फायर कर देता था, और कोरो एक ब्रिलियंट प्लान बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, और इसको भी सभी लास्ट में पकड़ लेते हैं। इसके बाद जब सभी फिर मेन बॉस के रूम में एंटर करते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम लोगों का ही वेट कर रहा था। उसकी आवाज इन्हें जानी पहचानी लग रही थी, क्योंकि ये और कोई नहीं ताकायोको है। हाँ, वही सन की टीचर जिसे निकाल दिया गया था। ताकायोको बताता है कि इस जगह को मैंने बॉम्ब से भर दिया है, और अगर तुम सब मेरे साथ नहीं आते हो तो मैं पूरा बिल्डिंग उड़ा दूंगा। सभी उसके पीछे पीछे हेलीपैड तक आते हैं, जहां ताकायोको बताता है कि ये सब वो अपनी हुई बेइज्जती का बदला लेने के लिए कर रहा था, खास करके इस बच्चे नगीसा से। यहाँ फिर वो नगीसा को फाइट के लिए चैलेंज करता है, नहीं तो वो पूरी बिल्डिंग उड़ा देगा। नगीसा जाके उससे ये सब नहीं करने बोलता है, तो ताकायोको कहता है ठीक है, तो मेरे सामने घुटनों पे झुक के माफी मांगो और मैं ये एंटीडोट तुम्हें दे दूंगा। नगीसा उसके कहे अनुसार ऐसा ही करता है, पर ताकायोको उस पे और जोर जोर से हंसने लगता है, और फिर वो उस एंटीडोट को भी तोड़ के फेंक देता है, जिससे अब नगीसा काफी ज्यादा रोता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इधर तारासाका नगीसा की तरफ इलेक्ट्रिक बाटन फेंक के उसे लड़ने के लिए देता है, पर नगीसा उस बाटन को साइड में रख के चाकू से ही लड़ने आगे बढ़ता है। अब यहाँ नगीसा का ताकायोको के साथ फाइट में कोई मैच नहीं था। ताकायोको नगीसा को पंचिंग बैग की तरह धो रहा था। सभी बात कर रहे होते हैं कि आज तो नगीसा नहीं बचेगा, पर नगीसा ऐसे वर्स्ट सिचुएशन में लोवरोर की बताई शिनिगामी टेक्निक को यूज करता है। वो ताकायोको को दिखाते हुए अपने चाकू को हवा में छोड़ता है और तेजी से ताकायोको पे इलेक्ट्रिक बटन से हमला करके उसे गिरा देता है, जिसके बाद सभी वहां नगीसा की वाहवाही करते हैं।
तभी यहाँ पे वही गुंडे जिनको इन्होंने पहले पीटा था आके बताते हैं कि उन्होंने ड्रिंक्स में कोई जहरीला पॉइजन नहीं डाला था, क्योंकि वो ताकायोको के इस सरफरे प्लान को नहीं मान रहे थे, क्योंकि इससे उनके वर्ल्ड में रेपुटेशन कम हो जाएगी अगर वो मासूम बच्चों को मारेंगे तो। इसलिए कोई एंटीडोट की जरूरत नहीं है, उसके लिए सभी बच्चे जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगले दिन सभी बच्चे सही सलामत हो गए थे और तो और कोरो सेंसेई की बॉडी भी पूरी तरह से रीजनरेट हो गई थी और वो आज वेकेशन के लास्ट डे को बच्चों के साथ खूब एंजॉय कर रहे थे। फिर शाम के समय वो अपने फेवरेट स्टूडेंट नगीसा के साथ बैठ के सनसेट भी देख रहे थे। और यहीं हमारा असैसिनेशन क्लासरूम का सीजन 1 खत्म होता है। सीजन 2 चाहिए नीचे कमेंट करना, नेक्स्ट सैटरडे तक मैं आपको वो भी दे दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।